इसके अंदर, इस रोआन के अंदर सिब मेटिंग करवाया। बेटा सिब मेटिंग जो होता है, सिब मेटिंग का मतलब क्या है? अभी तक तो हम कह देते थे कि सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग करवा दी, पर एनिमल्स में ऐसा नहीं कह सकते, तो इसको क्या बोला? सिब मेटिंग। यानी कि असल में क्या है, ये सभी यहाँ जो B1 B2 वाले रोआन बने ना, 4 बने होंगे, ये सब क्या है? सिबलिंग है असल में। यहाँ पर हमने क्रॉस यहीं पर करवा दिया है ना, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है बेटा? सिबमेटिंग क्रॉस बोला जाता है। ठीक है, चलो F1 का F1 के साथ करवा दिया, ये आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है, आप देखिए ना ध्यान से क्या हुआ। B1 B1 सेम बात, कोई नई बात थोड़ी है। ब्लैक व्हाइट और रोहन तीनों यहाँ पर आ चुके हैं। अगर हम जब इनका जीनोटाइप फिनोटाइप निकालेंगे तो हमें वो बिल्कुल सेम दिखाई देगा। क्या आपको सारी बात क्लियर हुई? आपको सिर्फ बात जो याद रखनी है वो क्या है कि जो दोनों जीन है, यहाँ पर जो जीन है उसकी जो दोनों एलील है, वो क्या करती है? अपने आप को डोमिनेंट बनाती है। ठीक, डोमिनेंट बनाए रखती है। इस वजह से उनका जो एक्सप्रेशन होता है, उनसे रिलेटेड जो कैरेक्टर है या ट्रेड जो हमें दिखाई देगी, वो वहां दोनों ही दिखाते हैं। ये होता है को डोमिनेंस। आई बात समझ? क्लियर है? इसके क्वेश्चन आएंगे तो कर दोगे? बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसमें दो एग्जांपल और लिए जाते हैं। पहला है ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला होता है ना, उसके बारे में। वहां पर बेटा पता है क्या होता है कि ये आई ए जो है असल में क्या है? जीन है ना, आई ए और आई बी। अब ह्यूमन के अंदर आई ए, आई बी और आई ओ, ये तीन एलील मिलती है जो क्या करती है? आरबीसी पर एंटीजन डिसाइड करती है। हम पढ़ेंगे इसको भी डिटेल में, अभी के लिए सिर्फ इतना समझें कि ये तीन जीन होती है ना। अब अभी अपने को काम नहीं है इस आई ओ से, अपने को काम है सिर्फ आई ए और आई बी से। असल में आपने सुना होगा कि चार तरह के ब्लड ग्रुप है आई पे, या ए बी, ए बी और ओ। यहां पर और यहां पर बेटा, यहां तो क्या होता है? कंप्लीट डोमिनेंस की बात की जाती है। इसके अंदर भी कंप्लीट डोमिनेंस देखने को मिलेगा, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, है ना। यहाँ पे कोई डोमिनेंट नहीं होता तो रेसेसिव होते हैं बस। तो वो बात हमें मेंडल से समझ आती है। ठीक, अब हम बात करें यहाँ पर ए बी की। ए बी, ए बी की जब हम बात करते हैं तो ए बी जो है उसमें क्या होता है बेटा कि दो तरह की एलील है यहाँ। एक तो ए की है, एक बी की है, और ये दोनों मानती नहीं है, अपने आप को कम नहीं मानती। अपने आप को कम नहीं मानती तो दोनों अपना एक्सप्रेशन शो करती है, तो इससे जो ब्लड ग्रुप बनता है वो कौन सा होता है? ए बी ब्लड ग्रुप। आई बात समझ? इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर या डोनर? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। डोनर ओ होता है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये याद रखना ऐसे ही बस, है ना, और कुछ नहीं आएगा। अच्छा, क्वेश्चन आ भी गया तो आप कर दोगे इसे। कैसे कर दोगे? आप ये मानो ना कि ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है, बस ये करके देखो। अब जब आई ए और यहां पर क्या आ गया? आई ओ, यानी रेसेसिव वाला आ गया, या फिर आई स्मॉल ए आ गया, तो आप क्या बना दोगे? इसको ए बना दोगे। ठीक है, क्लियर? हाँ, न्यूक्लियस नहीं होता तो क्या हो गया? न्यूक्लियस से क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पर? आरबीसी जब मैच्योर होती तब नहीं होता न्यूक्लियस, बचपन से ही थोड़ी ना न्यूक्लियस खत्म हो जाता है ना। शुरुआत में होता है, शुरुआत में होता है तो वहां जीन होगी, जीन होगा तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरियर ट्रेट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की जब हम बात करते हैं तो यहां पर भी इनकम्प्लीट में कोई भी डोमिनेंट नहीं था, हाँ, तो क्या हो गया? ओके, नीचे डोमिनेंट या रेसेसिव, इसको छोड़ो, अभी कोई काम की बात नहीं, मत करते रहो उससे, तो ऐसे समझाने के लिए लिख दिया था, भूल जाओ। अब यहाँ क्या होता है? नॉर्मली जो आरबीसी होती है वो कुछ इस शेप की दिखाई देगी आपको, अगर आप साइड व्यू देखेंगे इसका। ठीक है, देखिए ऐसी,
ठीक, अब कैसी है, ऊपर से यहां पर इसमें इस तरह से सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इस तरह से ग्रूव बना दिए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है असल में कि HbA और HbS ये दो जीन प्रेजेंट है। HbA यानी नॉर्मल आरबीसी। ठीक, HbS जो है इसके अंदर तो बिल्कुल गड़बड़ आरबीसी बनती है। ये अब बेटा आप हेल्थ एंड डिजीज में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, हमें तो यहाँ पे जूलॉजी वाली पार्ट को डिस्कस करना नहीं है, तो हम तो सिर्फ ये देखें अपने काम की बात कि ये जो कंडीशन होती है ना, ये अपने काम की है और ये कोडोमिनेंस दिखाती है। बस जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये पूछ लिया जाएगा कि भाई कैरियर कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया क्या कोडोमिनेंस होता है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल होता है। बस बात खत्म यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब अपना यहाँ पर जो टॉपिक खत्म हुआ है वो है कोडोमिनेंस। हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों पढ़ लिए हैं। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन अब सामने आया है हमारे, देखना यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई दे रहा है और दूसरा कंप्लीट डोमिनेंस दिखाई दे रहा है। यानी वो क्या रहा है, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस वन पेयर ऑफ एलील शो, एक पेयर तो क्या कर रहा है, इनकम्प्लीट शो कर रहा है, और दूसरा पेयर क्या शो कर रहा है, कंप्लीट शो कर रहा है। ठीक, तो देखना मुझे एक बात बताओ कि अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो उसका फिनोटाइप क्या होता है, 1:1। सिकल सेल में सिर्फ इतना सा याद रखना है बेटा कि आई यहां पर अगर HbA HbS कंडीशन आती है तो ये कोडोमिनेंस को बताता है, क्योंकि उसके अंदर HbA और HbS दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, उनमें से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, कोई भी रिसेसिव नहीं है। बस इतना याद रखना है, बाकी फिर आपके जूलॉजी पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है ना? चलो देखना, ये बात ही तो समझनी है वंशिका, उसमें दिक्कत क्या है? HbA HbS को याद रख लो कि कैरियर जब होगा तो वो कोडोमिनेंस को शो करेगा। ठीक, चलिए अब ध्यान से सुनना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब फिनोटाइपिक रेशियो किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो वो क्या होता है 1:1, है ना? ठीक है, देख लेंगे। अब कंप्लीट डोमिनेंस का 3:1। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, मोनोहाइब्रिड इनटू मोनोहाइब्रिड क्या होगा, डाइहाइब्रिड। ये किसका है, मोनोहाइब्रिड का ही है ना, और ये किसका है, मोनोहाइब्रिड का ही है। बट हमें ये असल में क्या दिया हुआ है, डाइहाइब्रिड। तो निकाल लें जरा, तो क्या करें, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया 1:1 को 3:1 से, तो क्या आ जाएगा 3:1:6:2:3:1। क्लियर हुई बात? कुछ नहीं करना, कुछ दिमाग नहीं लगाना कि सर कैसा फिनोटाइप आएगा, कैसे ऑर्गेनिज्म जो है क्या है, कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन। सीधी सीधी बात पूछी है कि F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, किस तरह के फिनोटाइप बनेंगे वहां पर, बोलो हाँ या ना। क्लियर हुई है बात? इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे? ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर कि F2 जनरेशन में मेंडेलियन क्रॉस ने बताया कि बोथ जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियोज आर सेम एज 1:1। इट रिप्रेजेंट्स अ केस ऑफ, हमें पता है कि अगर अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और अगर वो किसको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस को समझाता है, ये ऐसे नहीं बोल सकते हम जितने भी करियर हो किसी भी डिजीज के वो सारे कोडोमिनेंट होंगे, ये बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना? अलग अलग बातें होती है सारी, हर डिजीज के बारे में अलग है। हर डिजीज किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करवाती है, क्या वो रेसेसिव कंडीशन में होती है, क्या वो डोमिनेंट कंडीशन में होती है, नहीं, सिर्फ HbA HbS कंडीशन के बारे में याद रखेंगे। ठीक है ना? चलो आगे चलो, क्या हो रहा है यहाँ पर, बहुत जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम बताएं, तो हमें तो पता है ये बात कि किसके अंदर सेम आता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर सेम आता है, पर किसका, मोनोहाइब्रिड के इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। अब आप बोलेंगे कि सर कोडोमिनेंस में भी तो सेम आता है, बट मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पर इन्होंने मोनोहाइब्रिड नहीं लिखा, डाइहाइब्रिड नहीं लिखा, तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा कोडोमिनेंस? तो हम क्या आंसर टिक करेंगे,
मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर अभी भी डाउट है किसी को कि ये वाला कि ये थर्ड वाला क्यों नहीं होता, तो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? बोलो हाँ या ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। मल्टीपल एलील की बात कर रहे हैं हम यहां पर। बेटा ध्यान से सुनो कि यहां पर जब तक कुछ नहीं लिखा मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड, तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा कोडोमिनेंस? क्या डाईहाइब्रिड में कोडोमिनेंस नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? तो जब तक हमें पता ही नहीं है तो हम इसको आंसर कैसे टिक करेंगे? मोनोहाइब्रिड विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर हुई बात सौम्या? चलिए ध्यान से सुनो। अब इस क्वेश्चन ये वाले टॉपिक में हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। अब इसमें देखना क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल एलील्स की। मल्टीपल एलील इसका मतलब क्या है? एक जीन जो है उसकी, बेटा सिंपल बात बताइए, है ना? आप उसको, अब ये छोटी छोटी बात को तो आप फिर या तो आप रिकॉर्डिंग में देख लिया कीजिए, है ना? ऐसे बार बार अपन रिपीट करेंगे। एक सिंपल सी बात है कि मोनोहाइब्रिड जब तक नहीं कहा, डाईहाइब्रिड जब तक नहीं कहा, तो आप रेशो नहीं डिसाइड कर सकते। ठीक है? ऐसे आप अपने मर्जी से क्वेश्चन फ्रेम थोड़ी कर दोगे। ठीक है? ऐसे नहीं चेंज करो, जो क्वेश्चन दिया उसको समझो, वैसी बात को समझो। ठीक है? हाँ, अगर होता तो फिर तो आप आंसर नहीं टिक कर सकते। अगर दो सेकंड ऑप्शन में कुछ और होता तो कोडोमिनेंस आंसर तो हम कैसे बता, तब भी नहीं बता सकते कोडोमिनेंस। ठीक है ना? चलो ध्यान से सुनना आप। ठीक है? अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाओ बेटा, एक एक लाइन को ध्यान से पकड़ा करो। ठीक है? चले आगे, क्योंकि अब कॉम्प्लिकेशन तो बढ़ेगी ना टॉपिक में। तो हम बार बार अगर एक ही चीज को, छोटी छोटी बात को अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हमारा टॉपिक वीक होता चला जाएगा। मैंने आपको क्या बोला है कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे समझते जाओ और वैसे के वैसे फॉलो करो, आपका ये टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। पक्की बात है ये। ठीक है? बस अपना कंसंट्रेशन बढ़ाओ। ठीक? चलिए अब आगे चल रहे हैं। अब ध्यान से सुनना सही बच्चे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उससे। आसान बहुत है बट थोड़ा सा अलग है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स ऑफ ए जीन। अभी तक आप सिर्फ ये बात करते आए थे कि एक जीन जो होता है उसकी 2 एलील हुआ करती है। बट आज हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए कि हाइट जो है उसके 3 एलील हुआ करती है। 3 एलील मतलब ये एक, ये एक, ये एक। ठीक? तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है मल्टीपल एलील की। कौन सी कंडीशन होती है ये? मल्टीपल एलील की। तो क्या होगा देखो जरा, इसके फिनोटाइप जो होंगे वो कैसे दिख रहे होंगे आपको? पहले तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये दिखता था अपने को कॉम्बिनेशन, बट आज अगर हम जब यहां देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको? इस तरह की कंडीशन आएगी। ये देखो, समझ आई बात? मतलब यहां 3 थे और यहां पर कितने हो गए? 6 हो गए। यहां कितने थे बेटा? 3 थे और यहां कितने हो गए? 6 हो गए। क्यों हुए? क्योंकि ये एक बढ़ गया। तो ये बढ़ गया तो एक बार इसके साथ भी जुड़ेगा, एक बार इसके साथ भी जुड़ेगा और एक बार खुद अकेला अकेला भी आएगा। तो 1, 2 और 3 ये बढ़े हैं यहां पर, है ना? क्लियर है ना ये बात? तो वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर एक जीन के लिए 2 से ज्यादा एलील्स है, 2 से ज्यादा ऑप्शन है, 2 से ज्यादा ट्रेट है एक तरह से, तो ये मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल गिना जाता है। यानी पहले क्या होता था, जब हम नॉर्मल कंडीशन में बात करते थे तो 2 एलील होती थी, उनका जीनोटाइप कुछ इस तरीके से होता था। बट अगर हमने बात की यहां पर 3 एलील हो गई, अब 3 एलील, ठीक है? एक बढ़ गई, ये वाली बढ़ गई तो 3 फिनोटाइप भी बढ़ गए। कैसे बढ़े? कैपिटल टी डैश स्मॉल टी के साथ और कैपिटल टी के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाएगा और ये खुद का होमोजाइगस कंडीशन में भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इस वजह से यहां पर आपको कितने, 3 फिनोटाइप, 3 जीनोटाइप ज्यादा देखने को मिलेंगे। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स ऑफ अ जीन, है ना? मल्टीपल एलील अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, जैसे ये है। ठीक? इसके अंदर कुछ चेंजेस होके एक और बन गया, ये टी डैश। तो ये क्या हुआ? म्यूटेशन की वजह से ऐसा हो गया। क्लियर है बात? चलिए
Multiple alleles are located at same locus on homologous chromosome. अब क्या बात है, ये पहले ये कंडीशन थी, ये कंडीशन थी। अब आप बोले कि ये एक और आ गया, इसको कहां बैठाओगे? तो इसको बैठाने के लिए भी क्या होना चाहिए? एक क्रोमोसोम होना चाहिए, ठीक है। अब ये भी बोलेगा कि मैं अकेला क्यों रहूं? अकेला रहेगा क्या? ये नहीं रहेगा, तो इसका एक जोड़ा अलग बन जाएगा, ये देखो, ठीक। इसका जोड़ा इस तरीके से अलग बन जाएगा, तो ये भी क्या होगा, किस पे रहेगा? होमोलोगस क्रोमोसोम पर, सेम लोकस पर। सेम लोकस का मतलब अब ये नहीं बोलना कि सर ये तीसरा आया है तो इसको तो कहीं भी रख सकते हैं ना, नहीं, ये भी कहां रहेगा? सेम लोकस पर ही रहेगा, तभी तो क्या कहलाएगा बेटा? एलील कहलाएगा, है ना। क्लियर होती जा रही है बात सबको? अब अगर हम बात करें तो मल्टीपल एलील को समझने के लिए, मल्टीपल एलील की स्टडी करने के लिए एक दो ऑर्गेनिज्म का होने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए काफी सारे ऑर्गेनिज्म चाहिए। क्यों? मान लो कि ये कैपिटल टी डैश है तो सही, बट हमें मिल ही नहीं रहा। हमें सारे लोग जो मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं, ये वाले, इन तीन के अलावा कोई नहीं मिल रहा। अपन ने तीन चार लोग लिए वो, तो मतलब हमें बहुत सारे लोगों में ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर हमें ये मिलेगा। क्यों? अरे भाई, जितने ज्यादा फिनोटाइप होंगे, जितने ज्यादा जीनोटाइप होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी अब उतनी कम होती जाएगी ना मिलने की। आई ना बात समझ? जब सिर्फ एक कैपिटल आर स्मॉल आर बनता है तो एक होती है, जब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर बना किसी क्रॉस में, दो बने तो 1/2 हुई। जब चार बनते हैं तो 1/4 होती है कि नहीं होती है? क्लियर है सबको ये बात? बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि इन अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल स्टडी ऑफ मल्टीपल एलील इज नॉट पॉसिबल बिकॉज a diploid individual have only maximum 2 alleles of a gene। यानी एक सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे। अब उस क्रोमोसोम में तो टोटल मिलाकर क्या होंगी? 2 एलील ही तो होंगी बेटा, होगी कि नहीं होगी? 2 से ज्यादा होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? 2n है। हाँ, अगर मान लो 8n होता, कुछ और स्थिति होती जो कि एबनॉर्मल स्थिति है वैसे तो, वो होती तो शायद ये एलील ज्यादा मिल जाती। ये बात सबको समझ आई? मल्टीपल एलील की स्टडी डिप्लॉयड में नहीं कर सकते। हाँ, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको 4n बनाया, 6n बनाया, 8n बनाया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा, ये जो पॉइंट है आपका, ये म्यूटेशन टॉपिक जब पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। हैप्लॉइड डिप्लॉइड में किस तरह से क्रोमोसोम है। हाँ, म्यूटेशन डिप्लॉयड में हो सकता है, पर ये वो बात नहीं है कि हाथों हाथ म्यूटेशन हुआ है। ये कभी बना था म्यूटेशन की वजह से पहले, और जिसमें बना होगा वो तो खत्म हो गया होगा। क्यों? एबनॉर्मल कंडीशन आगे मिली होगी ना उसके अंदर, तो उसमें तो हम बात कर ही नहीं सकते। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में सिर्फ कितनी कॉपी है? 2 कॉपी। अब जब 2 ही कॉपी है तो तीसरी कॉपी की स्टडी आप कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो आपको डिप्लॉयड के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म ढूंढना पड़ेगा इसमें। बस यही बात हम यहाँ कह रहे हैं, डिप्लॉयड में स्टडी मत करो, प्लॉइडी बढ़ा दो। प्लॉइडी बढ़ाने का मतलब 2n से 3n 4n कर दो। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आगे कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीपल एलील, नंबर ऑफ एलील इन डिप्लॉयड इंडिविजुअल 2, गैमेट कितना बन रहा है यहाँ पर? 1, ठीक है। अब अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में तो ऑल पॉसिबल आएगा यहाँ पर। कैसे? मल्टीपल एलील जो है उसमें यहाँ पर एक गैमेट जो होता है ना, उसमें क्या बोलता है? 2 में से 1 जाता है ना बेटा। हाँ, कर सकते हैं। तब कंडीशन, मैंने क्या बोला, म्यूटेशन पढ़ोगे तब क्लियर होगा, सब टॉपिक एक साथ नहीं समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, जीनोटाइप निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। अब मल्टीपल एलील जो है उसका फॉर्मूला ऐसे आप इसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक। तो हमने इसका एक फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, क्वेश्चन आता है। चलो,
टाइप्स ऑफ जीनोटाइप n इक्वल टू नंबर ऑफ एलील्स। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। अगर मैं बात करूं कि इसका एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप आपने पढ़ा होगा। एबीओ ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, इसके अंदर ए, बी, ओ और एबी ब्लड ग्रुप मिलता है। एबी ब्लड ग्रुप को हम समझाएं अगर, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से समझा सकते हैं। बट क्या यहाँ उसमें मल्टीपल एलील का रोल नहीं है? अरे मल्टीपल एलील का है, मतलब बहुत सारी एलील बनी तभी तो एबी ब्लड ग्रुप आ रहा है पर एक तरह से। ठीक है, चलिए कैसे होता है ध्यान से सुनना। ये लैंड स्टीनर जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने बताया था, कंट्रोल्ड बाय आई जीन। जैसे कैपिटल टी जीन हाइट को बताता है ना, टॉल, ठीक उसी तरीके से ये आई जीन होता है जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पर जो है बैठा हुआ होता है। अब ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, ये मत बोलने लग जाना मटर के पौधे में। चलिए, आई जीन रेगुलेट अटैचमेंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। इस लाइन को भी हम समझते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इस आई जीन की आपको 3 एलील दिखाई देंगी, आई ए, आई बी और आई ओ। आई ए, आई बी और आई ओ, 3 यहां पर ये एलील दिखाई देंगी। ठीक, समझ आ गया ना, एलील 3 दिख रही है मतलब मल्टीपल एलील होगा। ठीक है, आई जीन को हमने यहां देखा, आई ए, आई बी और आई ओ, ये कंडीशंस डोमिनेंट कंडीशंस है। ठीक, ये दोनों है ना, कैपिटल का आना डोमिनेंट कंडीशन है। आई ओ जो होता है यहाँ पर, ये एक तरह से रेसेसिव होता है। कैसा होता है बेटा? रेसेसिव। अब आप बोलेंगे कि सर ये भी कैपिटल में लिखा हुआ है। ओ जो होता है वो बताता है 0। ठीक है ना, अभी समझेंगे वो कैसे होता है, याद रखेंगे ये बात। चलिए आगे देखते हैं। आपको यहाँ पर 2 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, सभी बच्चे पूरा ध्यान लगाएंगे। ठीक, असल में होता क्या है, हम यहाँ पर ये आरबीसी की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये आरबीसी जो है इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर हमें मिलती है। ये जो स्ट्रक्चर होती है ऊपर की साइड, ये यहां से लेके, ये जो दिख रही है ना बेटा आपको, यहां से लेके ये यहां तक, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है यहां से यहां तक, ये क्या है? यही क्या है? एंटीजन है। क्या है बेटा? एंटीजन है। उसी तरीके से इसमें एंटीजन। ठीक है, ये जो एंटीजन होता है असल में ये आरबीसी की पहचान के लिए है एक तरह से। ठीक, कैसे करेगा सुनना। अब यहां क्या था, ये जीन था, क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर जीन आई ए और यहां पर आई बी है। दोनों को ध्यान से सुनते जाना। यानी ये आई ए डोमिनेंट और ये बी डोमिनेंट। इस आई ए से एक एंजाइम बनेगा जिसका नाम है एंजाइम ए, और इस आई बी से एक एंजाइम बनेगा जिसका नाम है एंजाइम बी। एंजाइम ए और एंजाइम बी। अब हमें पता है कि एंजाइम रिएक्शंस करवाते हैं। ठीक, तो इन्होंने रिएक्शन करवा के एक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करवाया, एक स्ट्रक्चर बनवाया, वो क्या है? एंटीजन। ये एंटीजन जो है वो कहां होगा? ये जो आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस पर। ये आरबीसी की सरफेस है बेटा, ये है ना, ये सरफेस है आरबीसी की। अब ये जो सरफेस होगी, यहां पर ये जो एंटीजन होगा, इसकी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इसकी स्ट्रक्चर में होता क्या है, कुछ डिफरेंस होता है। अगर ये आई ए एलील से एंजाइम जो बना है उससे ये एंटीजन बना है, तो इसमें टिप पे सबसे पहले एक मॉलिक्यूल अटैच होगा, उसका नाम होगा एन एसिटिल गैलेक्टोसैमीन। बट जबकि अगर ये एंजाइम बी से बना है तो इसका नाम होगा गैलेक्टोज। क्या नाम होगा? गैलेक्टोज। बाकी का पार्ट जो होगा वो यहां पर क्या है? सेम। ये छोटा सा मॉलिक्यूल जो जुड़ा हुआ है ये तो लिपिड है, वो जो यहां से यहां तक का ये पार्ट है ये ग्लाइकोजन। ठीक, यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ये दोनों मिलकर इसे ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल कहेंगे हम। यहां पर भी वही है, मतलब सब कुछ सेम है, जीन डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंस वाली जगह को देखते हैं हम सबसे पहले। आप डिफरेंट वाली जगह क्या है? एक तो ये जीन रहा,
एक ये जीन रहा, ठीक है। यहाँ ए था और यहाँ बी था। अब अगर यहाँ बी है तो यहाँ एंजाइम कौन सा बनेगा बेटा? बी। यहाँ कौन सा बनेगा? ए बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना? ठीक है। अच्छा, जब इनसे ए से मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा तो वो ए से रिलेटेड होगा, जैसा ए बनाता है वैसा होगा। बी से बनेगा तो वो बी से रिलेटेड होगा। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक। अब ए और बी में डिफरेंस क्या होता है वो हम समझ रहे हैं। ए और बी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि जो इसमें शुरुआत का ये जो टिप पे जो मॉलिक्यूल दिखाई देगा आपको, ये एन एसिटिल ग्लूकोजामीन होता है, और यहां पर बी एंटीजन से बनने वाले में गैलेक्टोज होता है। बाकी सब कुछ सेम है, बट सेम और इस छोटे से डिफरेंस की वजह से ये ब्लड ग्रुप ए हो गया एंटीजन ए की वजह से। ये एंटीजन ए है बना हुआ जो है ना, और ये कौन सा है? बी है। अब बोलो यहां पे समझ आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? ए की वजह से इस तरह के स्ट्रक्चर बन रही है, इस तरह की, और बी की वजह से इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक। अब हम बात करते हैं कि ये तो ए का स्ट्रक्चर हुआ और ये बी का स्ट्रक्चर हुआ। देखना ध्यान से। अब आईओ की बात की जाए, नहीं ये ए और बी ब्लड ग्रुप है बेटा, यार लिखा हुआ है नीचे देखो, ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, तो ये ए बी ब्लड ग्रुप कैसे हो सकता है ना? हाँ, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और ग्लाइकोजन और लिपिड ये सब कुछ मिला के एंटीजन कहलाता है। ठीक। अब चलना, अब हम आते हैं किसके ऊपर? आईओ एलील के ऊपर। आईओ एलील, आईओ एलील की जब हम बात करते हैं तो आपको यहां पर कुछ खाली लग रहा है, और इसी खाली की वजह से इसे आईओ, आईओ मतलब नील या फिर जीरो, ये कहा है। ठीक। अब देखो जरा क्या हो रहा है। आईओ जो है, आईओ से एंजाइम जो है वो नहीं बनता, एंजाइम नहीं बनता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर एंटीजन नहीं बनेगा एक तरह से। ठीक। अब देखना ध्यान से, अब कंफ्यूजन वाली बात आएगी, जो अभी एक क्वेश्चन पूछा था तेज प्रताप ने कि इसको बोलते हैं क्या। अब ध्यान से सुनो, असल में एंटीजन जो है वो कैसे कैरेक्टराइज होता है। यहां पर ये जो मॉलिक्यूल होता है ये इस पूरी स्ट्रक्चर के साथ जब जुड़ जाता है तब एंटीजन बनाता है। मतलब यहां पर असल में एंटीजन किसकी वजह से कहला रहा था? ये इसकी वजह से। तो पूरा एंटीजन है, बट जो यूनिकनेस है उसकी वो किसकी वजह से है? इस पर्टिकुलर टिप की वजह से। तो हम यहां पर इसको एंटीजन एब्सेंट कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये तो असल में सेल मेम्ब्रेन ही होती है। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, आपने पढ़ा होगा सेल बायो के अंदर। यहां पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं ना। तो यहाँ ये जो लिपिड है, ये लिपिड दिख रहा है आपको। ठीक। इस लिपिड के ऊपर कुछ चेन्स होती हैं। हाँ, इस लिपिड के ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट की चेन्स आपको देखने को मिलती है, और इस कार्बोहाइड्रेट की चेन के ऊपर एक टिप की फॉर्म में एंटीजन प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो यानी पिछली स्लाइड में जाए हम तो यहां पर हम इसको हटा देंगे अब, कि अब ये एंटीजन हम इसको नहीं बोल रहे हैं। मैंने आपको समझाने के लिए ये बात बताई। क्लियर? आई बात समझ? तो एंटीजन की वजह कौन है? ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। कौन सा? जो यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। आई बात समझ? इसको वापस ध्यान से देखना, ये पार्ट यहां पर क्या है? खाली है ना? एब्सेंट है यहां पर ये पार्ट। तो ये पार्ट के एब्सेंट की वजह से इसको हम क्या बोला? एंटीजन एब्सेंट। अब सबको समझ आई नहीं आई बात? बोलो हाँ या ना? ठीक। चलिए आगे चले। अब जो बात बोल रहे हैं वो बहुत बोल रहे हैं हम किसके लिए? ए बी के लिए। ए बी के पास तो क्या होगा? दोनों होंगे। देखो ये क्या हुआ, ये भी होगा और ये भी होगा। क्लियर? अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। देख लीजिए इसको फिर भी एक बार नजर में से निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर। आप सब जानते हैं कि जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात की जाती है। असल में ये एंटीजन जो होते हैं
ये एंटीजन क्या करते हैं, उस आरबीसी की पहचान करते हैं। अगर हम ये बोलें कि ये जो एंटीजन है असल में कर क्या रहे हैं, अगर जिसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है ना बेटा, ए बी ब्लड ग्रुप, तो उस बॉडी में, उस ब्लड में क्या होगा, पहचान, उन्हें पता है कि हमारे अंदर कौन सा एंटीजन है, ए बी, दोनों एंटीजन है उनके अंदर। ठीक, तो इन्होंने बोला कि जब भी यहां पर इन्होंने ये बोला कि हम अगर, अच्छा एंटीजन और एंटीबॉडी पता है क्या आपको, एंटीजन और एंटीबॉडी सिंपल भाषा में समझाता हूं मैं, है ना। एंटीजन एक प्रोटीन या फिर कुछ अदर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है जिसको जिसको काउंटरएक्ट करने के लिए हमारे अंदर कुछ अलग प्रोटीन बनते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडी बोलते हैं। ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। जब आप इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर इसको और अच्छे से पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिजीज के अंदर। यानी ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को खत्म करना चाहती है ना। ठीक है, अब देखना, ब्लड ग्रुप ए है, यानी ये कंडीशन दिखाई देगी आपको। ये कौन सी कंडीशन है बेटा, ये वाली होमोजाइगस कंडीशन है। और ये कौन सी है, हेटेरो। अच्छा समझ आ गया कि लिंक हुआ क्या जरा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम बात है ना। इसमें एंटीजन कौन सा होता है, ए होता है। अगर एंटीजन ए होगा ना बेटा, तो सुनना ध्यान से, तो इसको प्रोटेक्शन किससे करनी है, ए के अलावा बाकी सबसे, ए के अलावा बाकी सबसे प्रोटेक्शन करनी है। बाकी सब में कौन आए, ब्लड ग्रुप बी, है ना, बी, ओ और ए बी। अब जो ओ होता है उसके पास तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो उसको तो कोई नहीं पहचान पाएगा, उससे लड़ाई नहीं है किसी की। अब लड़ाई किससे बची, बी और ए बी से। सुनना ध्यान से, तो बी अगर रख ले अपन एंटीबॉडी तो अपना दोनों काम हो सकते हैं। क्यों, ये आपकी बी ब्लड ग्रुप की आरबीसी, ठीक है, ये इसके ऊपर एंटीजन है बी वाला, ठीक है ना। अब ये आपके पास एक और आरबीसी आई जिस पर बी है और ए है, ये बी रहा और ये ए बी रहा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर ये एंटीबॉडी खड़ी है, ये दोनों जा रहे हैं, क्या ये बी इसको पहचान लेगी, बिल्कुल पहचान लेगी। यहां दिख रहा ना, ये निशान दिख रहा, कौन सा निशान है कि भाई ये बी एंटीबॉडी है, अपना दुश्मन है। ये जा रही है, ये ए बी वाली जा रही है। अब ए बी वाली पे दो निशान लगे हैं, इसको तो ए वाला भी पहचानता है और बी वाला भी पहचानता है। तो यानी ए एंटीजन वाले बॉडी के अंदर, ए ब्लड ग्रुप वाली बॉडी के अंदर अगर हम बी एंटीबॉडी डाल दें तो क्या सभी से पहचान हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी। उसी तरीके से जब बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ये आई बी और IB-IO कंडीशन में दिखाई देगा, जो कि हम समझ चुके हैं, समझ लिया ना बेटा अपन ने, है ना। अच्छा, अब यहां पर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। तो क्या इसे बी एंटीबॉडी रखनी चाहिए, नहीं, इसको कौन सी एंटीबॉडी रखनी चाहिए, ए रखनी चाहिए। अच्छा जरा यहां देखो तो, ये यहां पर ए, ये यहां पर ए, देखना ये बी जा रहा है, पहचानेगा नहीं, क्यों, जाने दो, क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप बी ही है। यहां ए खड़ा है तो इस ए को पहचान लेगा ना ये, तो ये स्मॉल ए से किस किस की पहचान हो जाएगी, स्मॉल ए से किस किस की पहचान हो जाएगी, ब्लड ग्रुप ए की, ब्लड ग्रुप ए की और ब्लड ग्रुप ए बी की। याद रखना, ओ की पहचान किसी को नहीं करनी, उसकी दुश्मनी किसी से नहीं। ए बी की बात करते हैं यहां पर। अब देखो, इसके अंदर एंटीजन ए भी होता है और बी भी होता है, तो इसके अंदर एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं मिलेगी। ये बात समझ लो, जो एंटीजन अपने अंदर खुद के अंदर होगा उसकी एंटीबॉडी अपने अंदर नहीं होगी, ठीक है ना। अब IO कोई भी एंटीजन नहीं है, तो कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये बड़े सुरक्षित आदमी है, इनके अंदर ए एंटीबॉडी भी मिलेगी और बी एंटीबॉडी भी मिलेगी। इसी वजह से यहां पर कोई भी ब्लड ग्रुप इंसर्ट कर सकता है, ठीक, और यहां पर सिर्फ ओ अंदर जा सकता है, ए और बी नहीं जा सकते, या ए बी नहीं जा सकता। यूनिवर्सल एक्सेप्टर डोनर होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। क्लियर, बोलो हाँ या ना।
ठीक है, इसको आप ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आपको ये जूलॉजी पार्ट में हमारे काम की बात इतनी है और इससे आपको पूरा काम चल जाएगा बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा इससे। ठीक है ना? फर्स्ट वाले में क्या दिक्कत है? फर्स्ट वाला मतलब ये ए वाला, अच्छा ये आ गया तो फिर ये कैसे समझ आया जब ये नहीं समझ आया तो? बताइए क्या डाउट आया इसमें? एंटीजन का मतलब है दुश्मन, ठीक? एंटीजन देखो बेटा, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हमारे काम की नहीं है यहाँ पर, वो तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अपने को क्वेश्चन करना है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आप जूलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक? मेरी बात ध्यान से सुनना, एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। अब इस तरीके से नहीं आ रहा तो हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? लड़ाई हो रही है, लड़ाई में क्या हो रहा है? सेना आ रही है इधर से, उस सेना के ऊपर एक निशान लगा हुआ है ना? तो उस निशान को पहचान करना है, ठीक? तो हम इन एंटीजन, इन बी वालों ने एक पहचान बना रखी है कि ये ए जैसा निशान जब दिखेगा तो अपने को क्या करना है? यहां पर बी निशान दिखेगा तो अपने को पकड़ लेना, बस ये याद रखो। आई बात समझ? तो क्या होगा यहां पर, ये बी वाले को कौन सा निशान दिख रहा है? बी, तो इसको मार देगा। वापस से समझना ध्यान से कि क्या हो रहा है। देखो, अगर एंटीजन ए है, एंटीजन ए है तो यहां एंटीबॉडी इस बॉडी के अंदर बी रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि खुद को नहीं मारना। अगर यहां पर एंटीबॉडी ए ही रख देते, स्मॉल ए ही रख देते, तो क्या ये खुद की आरबीसी को खत्म नहीं कर देता? अपने को किससे प्रोटेक्शन देनी है? दूसरे से। दूसरा मतलब कैपिटल बी, ये रहा, ठीक? अब ध्यान से सुनो, अगर हम बात करें कि आरबीसी जो है, आरबीसी जो है, ये आरबीसी, इसके ऊपर एंटीजन लगा हुआ है बी, यानी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ये बी वाला, ठीक? अब ये जा रहा है इसके अंदर, ए ब्लड ग्रुप वाली बॉडी के अंदर जा रहा है, ये ए ब्लड ग्रुप वाला है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले बॉडी के अंदर एंटीबॉडी किसके लिए प्रोटेक्शन में होगी? स्मॉल बी के लिए। क्यों? इन्हें पता है कि कोई दूसरा अंदर घुसेगा हमारी बॉडी के अंदर, तो ये किसको पहचान लेगा? इस एंटीजन को। अब यहां पर ए और बी ये आया, ये तो सभी का दुश्मन है एक तरह से, है ना? ये इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है? बी वाली। तो ये जब जैसे ही कैपिटल बी इस स्मॉल बी को दिखेगा, ये इसका दुश्मन है, ये इसको मारेगा। आई बात समझ? अच्छा, अब ये ब्लड ग्रुप जो है, ये ओ हो अगर, है ना? ये ब्लड ग्रुप अगर ओ हो तो ओ के पास तो क्या होता है? दोनों एंटीबॉडी होती है। कौन कौन सी? ये सबको पहचानेगा, ए वाला हो चाहे ए बी वाला हो चाहे बी वाला हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ए वाली एंटीबॉडी भी है और बी वाली भी, ठीक? ये आया, ए ने अटैक कर दिया, ये आया, दोनों ने अटैक कर दिया, ये आया, बी ने अटैक कर दिया। अब आई बात समझ? ठीक है ना? तो इस तरीके से इसकी बात की जाएगी, ठीक है? कनक क्लियर? चलिए, अब इसके बाद हम जो है आगे बात करेंगे, ठीक है ना? क्लियर है ना सबको? चलो बढ़े आगे। एंजाइम का नाम क्या है इसमें? एंजाइम यही तो नाम है, एंजाइम के नाम में क्या दिक्कत है? नाम का दिया एंजाइम का, एंजाइम ए है ना? चलो ध्यान से सुनिए, आगे की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक? चलिए सब बच्चे ध्यान देना इधर। बेटा इसका क्वेश्चन आता है, देखो याद रखना, है ना? आपसे ये नहीं पूछेंगे, आप घुस रहे हो जूलॉजी में जाके कि भाई आरबीसी में एंटीजन कैसे काम करेगा, बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन हो जाएगी, नहीं, वो वहां देखना, आप वहां सीखना। अपने काम की चीज क्या है? अपने काम की चीज ये है कि किस बच्चे में कैसा ब्लड ग्रुप आएगा अगर उसके मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप ये है। अपने काम की तो ये है चीज, अपने को तो ये बताना है ना? चलो ध्यान से सुनना। फादर इज हेटेरोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप,
हेटेरोजाइगस है ए ब्लड ग्रुप के लिए। तो सिंपल सी बात समझ आएगी कि ये कैसा होगा, आई ए और आई ओ। हेटेरोजाइगस टोल बोलते थे तो आप कैपिटल टी स्मॉल टी लिख देते थे, है ना? यही बात यहां पर है, आई ए और आई ओ। अब बात करें कि मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो कैसा है, ए बी। साफ है, ए बी में कोई दिक्कत ही बात नहीं है, एक ही तरह का जीनोटाइप होता है इसके अंदर। ये आ गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल इन दिस क्रॉस। ये देख लो, चलो करते हैं क्रॉस। आई ए आई ओ है ना, इनके गैमेट बनेंगे आई ए और आई ओ, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे ना बेटा यहां से। उसके बाद आई ए और आई बी, आई ए और आई बी, ये देखो आई ए और आई बी हो गया। ठीक, अब देखो जरा कॉम्बिनेशन बनाते जाए अगर हम, तो क्या बन रहा है, आई ए, तो ये क्या बन गया, आई ए आई ए, आई ए आई बी, ये आई ए आई बी, और ये आई ए आई ओ, और ये आई बी आई ओ। अब आप सभी बच्चे क्या इसका ब्लड ग्रुप बता सकते हैं क्या? इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? पहले वाले का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए, बोलो। ठीक है, दूसरे वाले का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। क्या होगा? ए बी। तीसरे वाले का ब्लड ग्रुप क्या दिखाई देगा? ए। और चौथे वाले का क्या दिखाई देगा? बी दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? सबको क्लियर हो गई ना ये बात? तो कहीं कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में अब? हाँ, बोलो। ठीक है, ये ए बी, ये ए और ये बी। ठीक, चलिए फिनोटाइप की जब हम बात करेंगे तो फिनोटाइप में हमें यहाँ पर कितने फिनोटाइप दिखाई दे रहे हैं? कितने फिनोटाइप दिखाई दे रहे हैं? 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप। जीनोटाइप 4 है, 3 फिनोटाइप है। 3 कैसे फिनोटाइप बेटा? क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिखेंगे बाहर से, तो है ना। इनका जो है कैरेक्टर कौन सा है? ब्लड ग्रुप ए बनाना दोनों का। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, दिमाग लगाने का थोड़ा सा। अ चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप इज ओ। एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है ना? यानी इसके अंदर आई ओ और आई ओ होगा। ध्यान से सुनना इस चीज को, क्वेश्चन में तो सॉल्व करके तो निकाल ही लेंगे। आई ओ और आई ओ होगा, मतलब इसके जो पेरेंट हैं उनमें आई ओ, उसके पेरेंट जो है उनका जीनोटाइप कुछ ऐसा होना चाहिए। कम से कम एक आई ओ तो होना ही चाहिए। ठीक, यानी अब अपने को ये दोनों फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो पहला क्रॉस की बात जब हम करें तो बी, बी वाला जो है, इस बी वाले में देखोगे तो आपको ये भी मिल सकता है ना, क्रॉस आई ओ आई ओ। ठीक, अच्छा बेटा सुनना ध्यान से एक चीज, अगर कभी आई ओ की जगह स्मॉल आई दिखे ना तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, एक क्रॉस और कराए यहां पर, क्या है? आई आई बी और आई ओ क्रॉस आई ओ, आई ओ। ये क्रॉस में क्या हो सकता है? क्या ब्लड ग्रुप ओ? बिल्कुल हो सकता है। ये देखो, ये और ये मिल गए, ओ ब्लड ग्रुप बन गया। ठीक है, चलो ए और ओ, ए का मतलब आई ए और आई ओ होता है, और क्रॉस आई ओ, तो ये मिल गया, तो ब्लड ग्रुप ओ बन गया। अच्छा ए बी की बात करते हैं। ए बी मतलब, ए बी मतलब आई ए आई बी और क्रॉस आई ओ, इसका तो जीनोटाइप एक ही होता है। तो यानी यहां तो दो ही तरह के जीनोटाइप बनेंगे, ए और बी, ओ तो नहीं बनेगा। ये हमारा आंसर हो गया। ए और बी को भी चेक कर लो, आई ए आई ओ, आई ए आई ओ, ये भी हो सकता था। आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं लिया? अरे अपने काम का ही नहीं है ना, अपन को क्या एक्सप्लेन करके थोड़ी बताना है क्वेश्चन को। रुको, गलत लिख दिया, देखना, आई ए आई ए, ये भी ब्लड ग्रुप ए ही होता है। आई बी, ये भी ब्लड ग्रुप बी होता है ना? बट हमें ये चाहिए दोनों ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल, चेक करके ही पता कर पाएंगे, तो चेक करना फास्ट करना अपने को। पहले हमने चेक करने की तरीका यहाँ डेवलप कर लिया ना, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप यहीं पे लिख सकते हो कि आई बी और आई, अब बी दिख रहा है तो दिमाग में दो जीनोटाइप क्लिक होंगे, आई बी और आई बी आई ओ। अरे तो देख लिया आपने, और आप ऐसे ऑप्शन को चेक कर सकते हो, है ना? कोई कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बट प्रैक्टिस और
जो है यहाँ पर प्रिसाइजली अपने को काम करना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर? बढ़े आगे? चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, इसका तो हो गया है ना, नेक्स्ट चलो लो, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सभी बच्चे जल्दी से। पढ़ो जरा। क्या बोला है क्वेश्चन में? What will be the phenotype and genotype of parental blood group of a family in which all four types of blood group are present in their children? देखना बच्चों क्या हो रहा है, जो चिल्ड्रन है ना वो एक ए ब्लड ग्रुप का आया है, एक बी ब्लड ग्रुप का आया है, एक ओ ब्लड ग्रुप का आया है, एक ए बी ब्लड ग्रुप का आया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको देखो, ये तो आई ए आई बी होगा, ठीक है, ये आई ओ ही होगा हमेशा, और ये वाले कौन से होंगे, आई ए आई बी आई आई ओ आई बी आई ओ, ये हो सकते हैं। ठीक, और जो बच्चे हैं अगर वो दोनों होमोजाइगस हो ए और बी वाले में ऐसे हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है बेटा? क्यों? क्योंकि इसको एक कहां से मिला होगा, एक कहां से मिला होगा, फादर से, और एक कहां से मिला होगा, मदर से, यानी दोनों में एक एक आई ए तो होगा, तो यानी ये बी ब्लड ग्रुप तो हो नहीं सकता फिर दूसरे में, दूसरे पेरेंट में, है ना? समझ रहे हो बात को? आई ए फादर से मदर से मिला है अगर, और फादर से भी आई ए मिला, तो यानी मदर भी ए ब्लड ग्रुप की है और फादर भी ए ब्लड ग्रुप के हैं, तो ये बाकी कंडीशन तो कभी आ ही नहीं सकती। तो यानी हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि ए और बी दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे, होंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जरा समझना, ठीक? ये चाइल्ड है, अब अपने को पता करना है आई ए आई ओ जो हमने बात की थी, है ना? ये देखो, मतलब अगर ये आया है ए बी ब्लड ग्रुप का बच्चा है ना, ए बी ब्लड ग्रुप का बच्चा, तो मतलब एक तरफ से आई ए आया होगा और एक तरफ से आई बी आया होगा, ये तो पक्की बात है, तो लिख दिया अपन, ये लो लिख दिया। अगर आई ए आ गया तो ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, अगर आई बी आ गया तो बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। बस एक काम करना पड़ेगा कि यहां लिखते हैं आई ओ और यहां लिखते हैं आई ओ। अब अपन ने लिखा है, कैसे चेक कर सकते हैं? अपने को अगर ओ ब्लड ग्रुप मिल रहा है ना बेटा, तो पक्की बात है कि पेरेंट हेटेरोजाइगस, ये याद रखना, उनके अंदर आई ओ तो है ही सही। क्लियर? बोलो हाँ या ना, देख लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं हम मैन ऑफ ए ब्लड ग्रुप मैरीज, ये चलो इसको होमवर्क के लिए लिख लो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है? आपको स्लाइड में मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मिले तो परेशान मत होना, है ना? चलो इसको आप घर पे करेंगे खुद से, हो जाएगा बहुत आसानी से। अब हम बात कर रहे हैं प्लियोट्रोपिक जीन की, ठीक? प्लियोट्रोपिक जीन में जब हम बात करते हैं, इसको अच्छे से बिल्कुल शांति से समझना है ना, दिमाग को बिल्कुल खुला रखो। अ जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। आपने जब मल्टीपल एलील पढ़ा था ना बेटा, मल्टीपल एलील, ये मल्टीपल एलील क्या कहता था कि एक से ज्यादा एलील प्रेजेंट है। यहां ऐसा नहीं हो रहा, आप ये सोचो कि सर ये सेम ही है क्या, नहीं नहीं नहीं, यहां उल्टा हो रहा है बेटा, ध्यान से सुनो। कैरेक्टर तो एक ही है,
कैरेक्टर है एक, जैसे मान लो कि हाइट जो है उसको कैपिटल टी भी कंट्रोल कर रहा है और कैपिटल बी भी कंट्रोल कर रहा है, ये प्लियोट्रोपिक जीन कहलाता है। आई बात समझ? ठीक है बेटा, मेरे को टाइम का सारा पता है, ठीक है। अगर आपको जाना है तो आप क्लास बंद करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पढ़ना आपको प्लियोट्रोपिक जीन? हम्म, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आगे की बात। प्लियोट्रोपिक जीन की जब हम बात करते हैं तो क्या हो रहा है, प्लियोट्रोपिक जीन प्रोड्यूस मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट्स। मतलब होता क्या है यहाँ पर, एक से ज्यादा फिनोटाइपिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक से ज्यादा फिनोटाइपिक इफेक्ट का मतलब क्या है बेटा? एक से ज्यादा फिनोटाइपिक इफेक्ट का मतलब यह है कि यहां पर आपको सिर्फ एक ही फिनोटाइप नहीं दिख रहा, एक से ज्यादा दिख रहे हैं, एक से ज्यादा दिख रहे हैं। ये क्या कहलाएगा? प्लियोट्रोपिक जीन कहलाएगा, ठीक। चलिए, इसके बाद आपकी क्लास होती है क्या कोई दूसरी भी? कौन सी क्लास? फिजिक्स की? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका अभी तो ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना। हम्म, हाँ 8:45 होगी ना, हाँ ठीक है। चलिए ध्यान से सुनना। अब क्या हो रहा है, वन जीन, वन जीन जो है यहाँ पर, ये एक जीन जो है, ये एक जीन कैरेक्टर वन, कैरेक्टर टू, कैरेक्टर थ्री, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। कैरेक्टर वन, कैरेक्टर टू, कैरेक्टर थ्री, ये क्या कहलाएगा? प्लियोट्रोपिक जीन कहलाएगा, ठीक। चलिए अब देखना, अगर हम पी प्लांट में एक जीन जो फ्लावर कलर को रेगुलेट कर रहा है उसकी बात करें, और साथ ही वो सीड कोट कलर को भी रेगुलेट कर रहा है, या फिर रेड स्पॉट ऑन लीफ एक्साइल को भी रेगुलेट कर रहा है। अब आप बोलेंगे सर हमने तो पढ़े ही नहीं थे ये वाले कैरेक्टर। अरे तो कोई बात नहीं, होते तो हैं, होते हैं ना, ठीक है। फ्लावर कलर, सीड कोट कलर, रेड स्पॉट ऑन लीफ एक्साइल, ये जो सारे हैं, इनकी बात किसमें कर हो रही है? प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन मतलब अब ये अकेला जीन ही फ्लावर कलर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, सीड कोट कलर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, और रेड स्पॉट ऑन लीफ एक्साइल के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। सभी बच्चों को अगर टेबल याद है तो वहां पर सीड कोट कलर नहीं था, ये याद रखना। आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो वहां तो वो दो जीन बताए थे, फ्लावर कलर का अलग बताया था, सीड कोट का अलग बताया था। नहीं, वहां सीड का कलर बताया गया था। तभी मैंने आपको बताया था कि मटर के ऊपर की जो बारीक सी, दाने के ऊपर की जो बारीक सी लेयर होती है, उसको अगर छील दें हम तो क्या होगा? हाँ, वो कलर निकल के आया कोटिलीडन में, ठीक है। प्लियोट्रोपिक जीन है ये, ठीक। इन पी प्लांट, बी जीन सीड शेप को और साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को भी रेगुलेट करता है। सीड शेप और साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, इन दोनों को रेगुलेट करता है ये। क्लियर? आई बात समझ? है ना? तो ये कौन सा होगा? प्लियोट्रोपिक जीन होगा। अब ये देखना, आप ये दोनों आपने पढ़े हैं क्या? मुझे बताओ तो जरा, सभी बच्चे पढ़े हैं क्या? कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी स्मॉल बी, है ना? और यहां पर नीचे देखो जरा, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये स्मॉल बी स्मॉल बी। आई बात समझ? तो मतलब यहां आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि दो तरह के इनहेरिटेंस आपको दिखाई देंगे। सीड शेप की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देता है कंप्लीट डोमिनेंस, और अगर हम यहाँ पर साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लियोट्रोपिक जो है वो यहाँ पर रेगुलेट हो रही है। प्लियोट्रोपी यहाँ पर जो है कैसे हो रहा है, देखो, जीन तो एक ही है, जीन तो ये रहा, बट इसके जो दो तरीके के एक्सप्रेशन है, एक है सीड शेप, और जब सीड शेप की बात की जाती है तो ये जीन जो होता है कंप्लीट डोमिनेंस दिखाता है, और जब सीड साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन की बात की जाती है तो ये यहां पर कैसा दिखाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाता है। अब बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है, आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है ना? और जहां पर आप प्लियोट्रोपिक
भी पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको मॉड्यूल में भी एनसीईआरटी की लाइन मिलेगी कि फ्लूइड की डोमिनेंस जो होता है ना, वो किसी जीन का फैक्टर है, बट वो चेंज हो सकता है। मतलब जीन यहां पर सेम है, एक बार तो ये कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, एक बार ये कैसा शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। मतलब डोमिनेंसी बदल सकती है अगर हम उसका कैरेक्टर या फिर उस वो कौन सा कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बदल दे। मतलब जिस दिन आप सीड शेप की बात करेंगे तो आप डोमिनेंसी को एक्सप्लेन कर पाएंगे, और जिस दिन आप साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन की बात करेंगे तब आप डोमिनेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जबकि जीन एक ही है। बोलो समझ आई नहीं आई बात? ये जीन एक है बट कंडीशंस बदल रही है। आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज से पढ़ेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन आएगा, बट अगर ये बात को आपने ध्यान से समझ लिया कि जीन की डोमिनेंसी तब डिसाइड होती है, जीन की डोमिनेंसी तब डिसाइड होती है जब कैरेक्टर सेलेक्ट हम कौन सा कर रहे हैं ये देखें। आई बात समझ? बोलो हाँ या ना। क्लियर? बी जीन ये देखो है ना, जो मैंने बात आपको बताई। अब लाइन को पढ़े। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन। किसी डोमिनेंस जो है ये सेल्फ खुद का फीचर नहीं है, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ जीन पे। इस प्रोडक्ट क्या है इसका, इस जीन का प्रोडक्ट क्या है, सीड शेप, तो ये डोमिनेंट हो गया। साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन है अगर प्रोडक्ट, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो गया। पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट यू चूज टू एग्जामिन, हम किसको पढ़ रहे हैं? जब हम स्टडी करेंगे सीड शेप को तो हम इस बी जीन को क्या बताएंगे, डोमिनेंट। और जब हम स्टडी करेंगे साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को तो हम क्या बताएंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। क्लियर? बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, अच्छे से समझ आ चुकी है आपको। ठीक, चलिए। अच्छा बेटा, अब ध्यान से सुने आप सभी बच्चे, एलन प्लस पे डाउट भेजा करें, ठीक है? एलन प्लस जो है ऑन हो चुका है ना? सभी बच्चे अब एलन प्लस का यूज करेंगे आप इसके बाद से। अभी तक जो आपने डाउट व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लियर लगभग हो गए होंगे, किसी का अगर बचा हुआ है तो मैं देख लूंगा आज, ठीक है ना? तो व्हाट्सएप टेलीग्राम ना यूज करके एलन प्लस का आप डाउट भेजें, ठीक? सही बात है। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़े अगर हम, तो अ प्योर राउंड सीड शेप पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद व्रिंकल्ड सीड शेप। और क्या कर रहा है ये F1 जो है, F1 जनरेशन है, वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है ना, प्रोड्यूस F1 जनरेशन इन F1 जनरेशन। अब देखो ब्रिंकल्ड सीड कितने ऑप्टेन होंगे, लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन कितने होंगे, मीडियम साइज के कितने होंगे, स्मॉल साइज के कितने होंगे। आपको क्या फिनोटाइप पता है क्या इन दोनों का? कैपिटल बी राउंड, कैपिटल बी राउंड, स्मॉल बी ब्रिंकल्ड, ये तो पता है, पर साथ में स्टार्च ग्रेन भी आ गया है। ठीक, चलो देखो करते जाते हैं क्रॉस, सिंपल सी बात है बहुत, ये कर दिया अपन ने, है ना? अब अभी यहां पर कुछ नहीं बोल रहे हैं अपन, राउंड मीडियम ये कौन सी बात है, किसको दिखा रहा है ये, दोनों को, किस किस को, स्टार्च ग्रेन को, क्योंकि कैपिटल बी स्मॉल बी है, और यहां देखें तो ये क्या होगा, राउंड होगा। क्लियर हुई बात यहां पर? ये तो आप इसके बाद का क्रॉस कर सकते हो इसको, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको कर सकते हो, ठीक? अब देखो क्या हो रहा है, अगर मान लो मैं बोल दूं यहां पे नंबर दे दूं क्वेश्चन में कि मान लो 100 प्लांट है, तो बता दोगे सारी चीजें? क्लियर? मोनो हाइब्रिड तो है, बस आपको ये बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है? क्लियर है? अब हम कल जो है इन डिजीज के बारे में पढ़ें ये सारी, ठीक है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, इस तरीके से। चलिए आगे देखें, अब नेक्स्ट क्लास में जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी को डाउट है इसमें कुछ? वापस से बता रहा हूं, हाँ 2 क्रॉस नहीं करवा रहे, मैं बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन के अंदर कभी कुछ आया ऐसा, इसके बाद की बात आई
तो आप करवा सकते हो क्रॉस, तब भी आपको यही देखना है, ये जीनोटाइप फिनोटाइप ही, ये बोल रहा हूँ। ठीक है। हाँ, क्या हो रहा है इन F1 जनरेशन? ब्रिंकल्ड सीड्स आर ऑब्टेन्ड, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड, मीडियम साइज स्टार्च ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड, स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड। ये बताना है अपने को। फाइनल आंसर F1 जनरेशन में देखना है। तो इसके अंदर क्या मिलेगा? मीडियम साइज के मिलेंगे सारे और राउंड होंगे। ठीक है। थर्ड हो गया ना? थर्ड आंसर हो गया ना फाइनल? ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत? मल्टीपल एलील्स स्टडी कैन नॉट बी डन फॉर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स, अगर हम बात करें ह्यूमंस, तो एक ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, बहुत सारे ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। ह्यूमन पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप को, सिर्फ एक ह्यूमन में नहीं करते। क्लियर? यस, इंडिविजुअल में नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक। और आपको एल एन प्लस वाली बात बताई दी है मैंने, ठीक है, तो उसका ध्यान रखें।